हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूं। अगला सेशन चल रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए होगी, ठीक है, कैसे चल रहे हैं, किस तरह से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी में एक और नई चीज़ जोड़ते हैं, मगर उससे पहले अगर सेशन पसंद आए तो इसको शेयर कर दो यार, लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। चलो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ताप गुणांक पदार्थ का एक उदाहरण है, ठीक है। देखो ताप गुणांक ऋणात्मक पूछा है, तो हमको पता है कि जो भी ऋणात्मक होता है, यानी किसकी बात करते हैं, एनटीसी। एनटीसी में कितने आते हैं, सारे तुम्हारे सेमीकंडक्टर आ जाएंगे, सारे तुम्हारे इंसुलेटर आ जाते हैं, और एक क्या रहता है तुम्हारा, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट भी जो होते हैं सारे क्या होते हैं तुम्हारे नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आंसर गलत दिया है, क्योंकि देखो तुम्हारे ये जितने 3 टाइप हैं ये तुम्हारे लगभग धातु में आ जाते हैं, ठीक है, किसमें, धातु में हो जाते हैं। और ये तुम्हारा क्या होता है, मिश्र धातु हो जाता है, मिश्र धातु, मगर रहता है धातु ही है। मगर अभ्रक की बात करें, अभ्रक क्या है हमारा, माइका है, ठीक है। तो माइका किस में आता है, इंसुलेटर में आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ताप गुणांक हो जाएगा। बाकी जितने भी तुम्हारे क्या है, पीटीसी हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी तापमान बढ़ाओ तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, मगर एनटीसी मतलब प्रतिरोध बढ़ाओ तो तापमान का गुणांक घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए ए, ठीक है। और तुम लोग को क्या लगता है कि ऑप्शन सही दिया है कि गलत दिया है, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कि हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ, मगर हमारे जितना नॉलेज में यही होना चाहिए कि अभ्रक इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो, क्योंकि जब नाइट्रोन सही है तो फिर तांबा क्यों नहीं सही है, ये क्वेश्चन बनता है, सही है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि एक पंखा 0.75 शक्ति गुणांक पर 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से 350 मिली एम्पेयर का कर्षण करता है। तो पंखा द्वारा ली गई वास्तविक शक्ति कितनी होगी। वास्तविक शक्ति की बात बोला तो हमको पता है कि P बराबर कितना होता है, VI cos फाई होता है। V की वैल्यू दी हुई है 230 वोल्ट, करंट दिया हुआ है 350 मिली एम्पियर दिया, तो इसको एम्पियर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। cos फाई की वैल्यू कितनी है, 75/100 है, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, अप्रॉक्स 60.3754 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना सही आएगा, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, इसको ऊपर वाला मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा आएगा 6037.5। अब चूँकि नीचे 1000 है तो पॉइंट लगा दोगे, ठीक है, तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि एक दिग परिवर्तक में कम्यूटेटर में खंडों की संख्या किसके बराबर होती है, ठीक है। दिग परिवर्तक में यानी जो कम्यूटेटर होते हैं उसमें खंडों की संख्या किसके बराबर होती है, जो आर्मेचर में जितनी बाइंडिंग होती है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कम्यूटेटर कहाँ लगा होता है, सभी कम्यूटेटर लगा होता है हमारे आर्मेचर पे। तो आर्मेचर पे जितनी भी आर्मेचर कॉइल होंगी उतने ही नंबर ऑफ कम्यूटेटर के सेगमेंट होते हैं, ठीक है। कम्यूटेटर के सेगमेंट मतलब जो ये खाँचे कटे होते हैं, ये उतने ही खाँचे कटे होंगे जितना क्या होता है तुम्हारे कॉइल की संख्या होती है। चूँकि आर्मेचर पे लगा होता है तो आर्मेचर का ही जो वाइंडिंग होता है वो कैसे जुड़ा होता है, तुम्हारे कम्यूटेटर पे सोल्डर किए जाते हैं, जो कि तुम्हारा किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का कम्यूटेटर बना होता है। तो यहाँ पे याद रखना क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। पहला ऑप्शन नहीं होगा, सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वितरण ट्रांसफार्मर यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या सही है, क्या वितरण ट्रांसफार्मर, पहली बात तो ऊंचाई नहीं होता है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं प्रयोग करते हैं, पहली कहानी। और यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो पहले नहीं प्रयोग करते हम, कौन सा प्रयोग करते हैं, स्टेप डाउन, जो क्या करता है हमारे 11 kV को 440 या 230 वोल्ट में बदलता है, यानी स्टेप डाउन होता है। तो ऊंचाई तो पहले नहीं होगी, काट दो। फिर तो नीचे आते हैं, तो नीचे आओगे तो ऑप्शन तुमको क्या मिलेगा, 500 kVA से कम निर्धारित वाले रेटिंग वाले ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं या 500 kVA से ऊपर वाले।
ठीक है। तो देखो ट्रांसमिशन में जितने भी होते हैं तुम हाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हो, ट्रांसफार्मर वाले में तुम क्या करते हो, यानी जो ट्रांसमिशन करते हो उसमें बहुत हाई हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हो, मगर जब तुम डिस्ट्रीब्यूशन में आते हो तो तुम्हारी रेटिंग कम हो जाती है, लगभग कितनी जाती है 500 kVA तक के ट्रांसफार्मर का ही तुम प्रयोग करते हो, उससे कम ही करते हो, ज़्यादा नहीं करते हो। और दूसरी बात वो क्या होते हैं, स्टेप डाउन होते हैं, जो कि अभी बताएं स्टेप डाउन का प्रयोग करते हैं। और इसमें कौन सा कूलिंग प्रयोग करते हो, अधिकतर ऑयल कूलिंग का प्रयोग होता है। ऑयल किसका बना होता है, तो जी मिनरल होता है, ठीक है, खनिज तेल होते हैं, समझ में आए। तो इसको याद रखना है, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, पार्सन की नहीं बात कर रहे हैं, वितरण की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन ईजी है, ये बोले ना कि जान है क्वेश्चन का, मतलब चैप्टर का, वो पूछेगा ही पूछेगा कितने हर पेपर में। 50 हर्ट्ज का प्रेरणा मोटर स्टेटर की अधिकतम गति कितनी हो सकती है, तो हमको पता है कि सर जी अधिकतम गति कितनी हो सकती है, तो अगर फ्रिक्वेंसी दिया है 50 तो पोल कितनी हो सकती है अधिकतम गति के लिए, 2 हो सकती है, और यहाँ पे निकाल दो NS बराबर 120, फ्रिक्वेंसी 50 है बटे 2, इसको काट दो कितना हो गया 60 हो गया, तो 6 पंजे 30 गुणे 3 जीरो और लगा दो, कितना निकल के चला आया सर 3000 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर 60 हर्ट्ज का होता तो 3600 हो जाता, ठीक है। चलो अगला कहानी, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित करने वाले कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा। देखो बल की दिशा यानी बल किस में लगता है हमारा, सर मोटर में लगता है, बल किस में लगता है, मोटर में लगता है कंडक्टर पर। और कंडक्टर में EMF किस पे जनरेट कंडक्टर में EMF किस में बनता है, तो सर वो जनरेटर में बनता है। ये दोनों कहानी याद रखना। तो जो बल की दिशा होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता किया जाता है, यानी बाएं हाथ के नियम से। और अगर ये जनरेटर में EMF की दिशा पूछता तो EMF की दिशा किस में हो जाती, तो सर EMF की दिशा हो जाती फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा याद करना है, सही है ना। ये दोनों चीज़ें अधिकतर पूछी जाती है, फ्लेमिंग बाएं हाथ मोटर में और ये जनरेटर में। वो इंडायरेक्टली मोटर के बारे में पूछा है तो मोटर में हमेशा सर बाएं हाथ का नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल ही लगता है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही बताएं, बार बार बोलते हैं कि अग्र पर एक कुंडली है, मतलब आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है। जब आगे बढ़ता रहता है तो फ्रंट पिच कहते हैं, जब पीछे आता है तो या तो इसको रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग बोलते हैं या फिर बैक पिच बोलते हैं। और फ्रंट मतलब अग्रसेती या फिर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग बोलते हैं, तो वहाँ पे फ्रंट पिच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये वाइंडिंग चैप्टर जब मोटर पढ़ाएंगे ऑफलाइन में तब उसके पहले इस वाइंडिंग को कंप्लीट कराना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव में +1 चलता है और रेट्रोग्रेसिव में -1 चलता है, ठीक है। इसको याद रखना है, समझ में आए। चलो अगला देखते हैं। जब एक सीसा अम्ल सेल पूरी तरह से आवेशित हो जाता है तब क्या होता है। तो जी जब पूरी तरीके से आवेशित हो जाता है तो उसका जो पहला कहानी, दोनों प्लेट लाल हो जाते हैं, नहीं सर जी, पॉजिटिव वाला जो होता है डार्क चॉकलेटी कलर का हो जाता है, जो निगेटिव वाला होता है वो स्लेटी कलर का हो जाता है, पहली कहानी है। एनोड यानी पॉजिटिव की बात करें तो वो क्या हो जाता है चार्जिंग के बाद PbO2 लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है PbO2 में, ठीक है। कैथोड PbO2 में नहीं होता है जी, ये अगर एनोड दिया होता तो सही होता है। कैथोड किस में रहता है Pb, जिसको स्पंजी लेड बोलते हैं, ठीक है। मगर ऑप्शन सी देखो 1.28 लगभग हो जाता है और ये सही है, 1.28 लगभग हो जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर प्रयोग करते हो कौन सा, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर कहाँ प्रयोग होता है सर जी, DC सीरीज मोटर पे। 3 पॉइंट स्टार्टर सर जी शंट मोटर में या कंपाउंड मोटर में प्रयोग किया जाता है। और जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है हम ऐसे मोटरों में प्रयोग करते हैं जहाँ पे हमको क्या करना होता है, स्पीड कंट्रोल हमारा मैटर करता है, ठीक है। जहाँ पे स्पीड कंट्रोल करना होता है वहाँ पे हम कौन सा प्रयोग करते हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो देखो दिया हुआ है, क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत पदार्थ पर गति नियंत्रण करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कई बुकों में 4 पॉइंट स्टार्टर कंपाउंड पे दिया होगा मगर वो गलत है, ठीक है। 3 पॉइंट के ऊपर ही हम शंट या कंपाउंड मोटर करते हैं, 2 पॉइंट पे DC सीरीज, और जब 4 पॉइंट आता है तो ऐसे मोटर की जगह प्रयोग करते हैं जहाँ पे गति नियंत्रण ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, ठीक है ना।
चलो तो यही लिखा है 4 बिंदु प्रवर्तक, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी 3 फेज मोटर वाले औद्योगिक उपभोक्ता के एक आपूर्ति प्रणाली प्रदान की जाती है। कैसा? औद्योगिक है जी, औद्योगिक की बात किया है तो औद्योगिक में हमको कैसे आवश्यकता होती है सर? 3 फेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, 3 फेज अधिकतर सप्लाई जो लेते हैं 3 फेज 11 kV का लेते हैं, और जो उससे भी थोड़े भारी हो जाते हैं वहाँ पे 33 kV का लेते हैं। यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से ही जो प्राइमरी वितरण होता है, प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है ना जी, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से ही हम क्या कर लेते हैं, सप्लाई मांग लेते हैं, सेकेंडरी पे नहीं जाते हैं, क्योंकि सेकेंडरी पे कितना हो जाता है, 440 वोल्ट हो जाता है, तो इस पर हम नहीं जाते हैं 440 वोल्ट, तो इस पर हम नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है, जो 3 फेज 3 वायर का होता है, वही से हम क्या करते हैं, सरकार से कनेक्शन मांग लेते हैं और वो हमको दे देते हैं। ठीक है, तो कैसा होता है सर? वो होता है 3 फेज, तो ये 3 फेज 3 वायर का ही होता है। हमको पता है जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 फेज 3 वायर का होता है, सही है ना। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, दिए गए भार के लिए परिणाम में की पूर्ण दिवस दक्षता यानी ऑल डे एफिशिएंसी और कमर्शियल दक्षता वाणिज्यिक दक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? क्या वो शून्य होती है ऑल डे एफिशिएंसी या कमर्शियल एफिशिएंसी? नहीं सर जी, कभी भी शून्य नहीं होती। बराबर होते हैं? नहीं सर जी, बराबर भी नहीं होते, कुछ ना कुछ अंतर आता है। ऑल डे एफिशिएंसी लगभग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, सॉरी मतलब एफिशिएंसी कम होती है मगर ज़्यादा लॉसेज हो जाती है, उसकी बात बोल रहे हैं। क्या होता है, पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्यिक दक्षता से अधिक होती है। देखो अभी बोले ना कि ज़्यादा तो नहीं होती है सर, कम हो जाती है, मगर एक तरीके से कहें तो लॉस ज़्यादा हो जाती है। यानी जो पूर्ण दिवस दक्षता है वो वाणिज्यिक दक्षता से कम होती है। वाणिज्यिक मतलब जो कमर्शियली बन के आया है ट्रांसफार्मर की, इसकी 99% दक्षता होगी, वो क्या हो जाती है, ऑल एफिशिएंसी में कम हो जाती है। क्योंकि ऑल एफिशिएंसी मतलब वो बेचारा दिन भर क्या होता है, सप्लाई देता रहता है, जिसके कारण हीट होता है, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, सारी कहानी होती है। ठीक है, इसलिए जो ऑल एफिशिएंसी होती है वो कम होती है, और जो कमर्शियल यानी जो बन के आता है उस पर लिखा होता है वो एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, सूती टेप, कागज आदि जैसी इंसुलेटिंग सामग्रियों के संचेतन का क्या उद्देश्य होता है? मतलब अधिकतर जो हम ये सब प्रयोग करते हैं, सूती टेप हो गया, कागज हो गया, ऐसे इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? सामग्री को ताप से बचाना? नहीं। वायु कोटित को वायु से भरना? नहीं, वायु से तो बचाना चाहते हैं जी। सामग्री के पृष्ठ को आच्छादित करना? नहीं। वायु कोटित को तेल से भरना? देखो, वायु कोटित को तेल से भरना अधिकतर देखे होगे, वो देखे हो जब तुम सर्विसिंग कराने जाते होगे तो इंजन में क्या होता है, जब मोबिल भरते हैं तो उसको बोलते हैं क्या कि सील करने के लिए एक आता है, इंजन सील करने के लिए एक आती है जो कागज़ की बनी होती है, 10-15 रुपये की बनती है, ऑटोमोबाइल की दुकान पे मिलती है। जो इंजन होता है कुछ जैसा इंजन का शेप होगा उस हिसाब से कागज़ की पट्टी आती है। ठीक है, यहाँ पे छेद होगा, ऐसे यहाँ पे छेद होगा, यहाँ पे छेद होगा, यहाँ पे छेद होगा, यहाँ पे छेद होगा, इसको सिम फंसा के यहाँ पे स्क्रू कसा जाता है, उसके ऊपर इंजन लगा के यहाँ से स्क्रू कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये तुम्हारे ऑयल के लीकेज से बचाता है। ठीक है, ये तुम्हारे ऑयल के लीकेज से बचाता है, और वो बना होता है पेस्ट कागज़ का ही बना होता है, नॉर्मल कागज़ नहीं होता है, मगर होता है सिंपली कागज़ का ही होता है। ठीक है, उसको आग लगाओगे तो कागज़ की तरह जलता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, ये जो लीकेज तुम्हारे होते हैं, जो रिसाव होते हैं मोबिल वोबिल का इंजन से, उससे बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको इंजन पैकिंग या क्लच पैकिंग इसी तरह कहते हैं, पैकिंग के नाम से जाना जाता है। तो उसका काम क्या होता है सर जी, वायु कोटित को तेल से भरना, यानी जो होता है एयर से बचाकर तुमको तेल को उसमें बचेगा, और जो लीकेज उकेज होता है उससे भी तुमको बचाता है। ठीक है, तो वायु कोटरिका को तेल से भरना, ठीक है ना, ये कहानी होती है। जिसको पैकिंग करते हैं वो मिलता है 10-15 रुपये का मिल जाता है ऑटोमोबाइल की दुकान पे। अगला देखो, यही है, हाँ। एक सर्वात्रिक मोटर की गति और भार विशेषताएं क्या होती है? सर्वात्रिक मोटर यानी किसकी बात कर रहा है सर? यूनिवर्सल मोटर की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल मोटर वैसा वही मोटर जो एसी और डीसी दोनों पे चल जाए। एसी पे चलेगा तो यूनिवर्सल मोटर बोलेंगे, डीसी पे चलेगा तो डीसी सीरीज मोटर बोलते हैं। और इसकी स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होती है, अच्छी होती है, तो डीसी सीरीज मोटर बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर को, वही बोल रहा है। और किसके समान होती है, तो डीसी सीरीज मोटर के समान ही इसकी सारी विशेषताएं लगभग होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। मिक्सचर ग्राइंडर ये सब जगहों पे इसका प्रयोग करते हैं, सिलाई मशीन ये सब जगहों पे, सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा 5 संयोजी अशुद्धि का एक सही उदाहरण है? 5 संयोजी यानी पेंटावेलेंट, यही ना पेंटावेलेंट ही बोलते हैं ना, पेंटावेलेंट यानी 5 संयोजी। इसका ट्रिक हम ऑफलाइन बैच में बताएं। पेंटावेलेंट बनाने से क्या होता है सर? ये एन टाइप बनता है। किसी भी सेमीकंडक्टर में जो प्योरली उसमें अगर पेंटावेलेंट मिला देते हो तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। कौन सा? एन टाइप। और इसकी एग्जांपल क्या क्या है ये देख लो। एग्जांपल की बात करें तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। नाटा से नाइट्रोजन, पाटेकर से फास्फोरस, ऐश्वर्या से आर्सेनिक, सब से एंटीमनी। ठीक है, बी से बिस्मथ यानी भिखारी से बिस्मथ हो जाएगा। तो देखो सिलिकॉन का नाम तो ये सेमीकंडक्टर, गैलियम का नाम नहीं आया सर जी, इंडियम का नाम नहीं आया, किसका नाम आया? ऐश्वर्या यानी आर्सेनिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक सही आंसर हो जाएगा। और ये ट्राइबल की बात करें तो बाल गंगा इन तिलक क्या होता है? बाल गंगा इन तिलक यानी बी से ब्रॉन, ऑल से अल्मुनियम, जी से गैलियम, आईएन से इंडियम, टीआई से टाइटेनियम। ये सब ट्रिक से याद करते हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी और बाल गंगा इन तिलक। ये पेंटावेलेंट होता है और ये ट्राइवेलेंट होता है। इससे एन टाइप बनते हैं और इससे पी टाइप बनते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वात्रिक मोटर शून्य भार पर कैसे चलती है? सर्वात्रिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर की बात कर रहे हैं। सर्वात्रिक मतलब यूनिवर्सल मोटर की बात करें। और हमारा हमको पता है यूनिवर्सल मोटर कुछ नहीं सर जी, डीसी सीरीज मोटर होता है। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर होता है। और जब डीसी सीरीज मोटर होगा तो हमको पता है कि नो लोड पे क्या होती है सर? इसकी हाई स्पीड होती है। हाई स्पीड क्या एक तरीके से बोले तो अनंत भी स्पीड कभी कभी दे देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी? हाई स्पीड पे चलता है। किस पे चलता है? हाई स्पीड या फिर उच्च स्पीड, जिसको इन्फाइनाइट स्पीड पे। मगर याद रखना नो लोड पे चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि डीसी सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए। या फिर मिक्सचर में कभी मिक्सर को जो होता है ग्राइंडर होता है उसको भी कभी नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए। उसमें प्याज आलू टमाटर जो भी डालना डालकर तब चलाओ। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च शक्ति प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर को क्या कहते हैं? जिसमें संग्राही धारा केवल निविष्ट संकेतक द्वारा धनात्मक चक्र में ही क्या करता है? प्रवेश करता है। देखो पहले कहानी, एम्पलीफायर कई प्रकार के होते हैं। क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है। क्लास ए बी में क्या होता है? लॉस सबसे ज़्यादा होता है, सॉरी डिस्टॉर्शन, जिसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं यानी त्रुटि तरीके से बोले तो डिस्टॉर्शन सबसे कम होता है। मगर एफिशिएंसी भी इसकी सबसे कम ही होती है। लगभग कितनी होती है जी? लगभग 25% इसकी एफिशिएंसी होती है। फिर बी में आते हो तो लगभग कितनी परसेंट एफिशिएंसी हो जाती है सर जी? 78% एफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, फिर ए बी की बात करते हो तो ये भी लगभग कितनी परसेंट एफिशिएंसी रह जाती है? 78% रहती है। जब क्लास सी में जाते हो तो लगभग क्या रहता है? 80 से 90% इसकी स्पीड रहती है। और इसमें क्या होता है? डिस्टॉर्शन सबसे अधिक होता है। ठीक है, डिस्टॉर्शन सबसे अधिक होता है यानी इस तरीके से कहें तो त्रुटि सबसे अधिक होती है, मगर एफिशिएंसी भी सबसे अधिक इसी की होती है। ठीक है, इसका एक टेबल है जो ऑफलाइन पढ़ेगा या फिर कभी तुमको शेयर करना होगा तो क्या बोलते हैं कम्युनिटी पे जरूर शेयर कर देंगे कि एम्पलीफिकेशन क्या होता है। कि जैसे ये क्या होता है? 180 डिग्री से कम साइकिल पे चलता है। फिर क्या होता है? 180 डिग्री से ज़्यादा साइकिल पे चलता है। फिर क्या होता है? 180 से 270 के बीच में चलता है। और ये क्या होता है? पूरा 360 डिग्री चलता है। तो एंगल उंगल सारी चीज़ कभी तुमको डिस्कस करेंगे चल। तो यही पूछा है। देखो यहाँ पे संकेत क्या क्या है कि जिसमें संग्राही धारा केवल निविष्ट संकेतों के धनात्मक चक्र में ही प्रवाहित करती है। तो धनात्मक चक्र मतलब क्या? कहाँ गए? यही चल रहा है ना कि ये क्या है? 180 से कम और ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यही होगा ना। देखो ये 180 डिग्री से कम है और ये 180 डिग्री चलता है। तो केवल क्या बोला? धनात्मक चक्र, अर्ध चक्र ना। अर्ध चक्र मतलब क्या? पूरी बस 180 डिग्री की बात। तो किस में चलता है? इसी में चलता है ना। तो वही तो बोले बस टेबल इंपॉर्टेंट एक टेबल है। कभी तुमको कम्युनिटी हाल पे तुमको आज या कल में उसको शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टेबल और अधिकतर पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जब दो कला फेज यानी 2 फेज है, जब दो कला फेज आपूर्ति को 2 कला फेज स्टेटर कुंडली से जोड़ा जाता है तो निम्न में से कौन सा प्रभाव संभव है? ठीक है, पहला देखो
हमको पता है कि किसी भी चीज़ को गति करानी है या घूर्णन कराना है तो उसके लिए कम से कम 2 फेज की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 फेज की आवश्यकता पड़ती है। या फिर तुमको टॉर्क जनरेट करना है तो कम से कम तुमको 2 फेज की आवश्यकता होती है। या किसी को घुमाना है तो घुमाने के लिए तुमको आघूर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, टॉर्क की, यानी कम से कम तुमको 2 फेज की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जो सिंगल फेज मोटर होता है उसको क्या करते हैं, हम उसको तोड़कर 2 भागों में तोड़ते हैं ना, एक रनिंग वाइंडिंग, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिससे क्या हो जाए वो 2 फेज की तरह कार्य करने लगे। तो देखो पहले कहानी, सिंगल फेज करने से क्या होता है, बस प्रत्यावर्ती मिलती है, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र मिलती है, जिससे वो कभी घूम नहीं सकता। घूमने के लिए तुमको घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी, एक स्पंदन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, नहीं सर जी ये गलत है, स्पंदन नहीं करता है, ठीक है, न तो प्रत्यावर्ती करता है न तो स्पंदन करता है, और स्थिर तो होता ही नहीं, कुछ न प्रत्यावर्ती ही हो मगर कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। मगर जब 2 फेज में तोड़ते हैं तो हमारा क्या बन के आता है, तो 2 फेज से करने पे हमारा क्या बन के आता है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे घूर्णीय आघूर्ण भी जनरेट होता है, टॉर्क जनरेट होता है, जिससे मोटर हमारा घूमने लगता है, ठीक है। सिंगल फेज की कहानी याद रखो, जो 2 फेज में इसलिए तोड़ते हैं उसको। हाँ आ गया। सीसा अम्लक की वाट घंटा दक्षता कितनी होती है, कल हुआ था एक क्वेश्चन, देखो उसको इंडायरेक्टली पूछ लिया। सीसा अम्लक में 2 प्रकार की दक्षता होती है, वाट घंटा, एक वाट घंटा होती है, एक एम्पियर घंटा होती है। तो एम्पियर घंटा की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है, लगभग 80 से 90% भी बोल दे तो गलत नहीं है, इतनी लगभग एफिशिएंसी होती है। मगर जब वाट आवर की बात करते हैं तो बहुत होगा तो 75 से 80 ही होती है, 80 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो देखो 75 किसकी है, तो सर वाट घंटा की ही होती है, सही है। चलो आगे देखते हैं। अब ये पिद्दी क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चों का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब तुम लोग छोड़ोगे, टूट पड़ोगे। क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है, सॉरी प्रत्यावर्ती यानी ऐसी परिपथ है, धारिता प्रतिघात और अवधि के बीच में संबंध बताना है। हमको पता है कि सर जी चाहे तो XC बराबर 1/ω भी कभी कभी ऐसे लिख सकता है, और ओमेगा की वैल्यू पता है हमको क्या होती है सर जी, 2πfc होती है। तो यहाँ पे देख लो कौन सा मिल रहा है तुम्हारा, 2πfc मिल रहा है, और एक होता है 2πfl, वो किसका होता है, एक्सेल का होता है, इसको भी याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये दोनों ही कहानी याद हो गई, यानी इसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ाइबो तो रिएक्टेंस घटाइबो, ठीक है, इसको याद रखना है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, इंपॉर्टेंट। देखो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, मगर हर चीज़ डीपली बताते हुए लेके चल रहे हैं कि हर ऑप्शन का मतलब क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, एक अतिरिक्त उच्च तनन तार को और क्या कहते हैं, ठीक है, उच्च तनन तार को, यानी जिसको तुम आसानी से क्या कर सको, और भी क्या कर सको, उस पर स्ट्रेस दे सको, बल दे सको, ठीक है। तो जिसकी उच्च बल सहने की क्षमता होगी उसको क्या कहेंगे, दाबतार ही कहेंगे ना। तनन मतलब क्या होता है, जो आसानी से तुम्हारे तनन को यानी दाब को सह सके, ठीक है, जो तुम्हारे दाब को आसानी से सह सके, वो कौन होगा, दाबतार ही होगा। यानी क्या होगा, प्रेशराइज केबल ही होगा जो तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर को झेल सके, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया, उच्च तनन तार ही भी कहते हैं। सही है ना। जिससे क्या हो जाएगी, उच्च तनन से तुम्हारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा जो सेफ्टी फैक्टर है, सेफ्टी फैक्टर जानते हो, कभी भी सैग 0 नहीं होना चाहिए, सैग भी होना ज़रूरी है। सैग लिमिट अमाउंट में है तो तुम्हारा सेफ्टी फैक्टर की तरह काम करता है, सेफ्टी मतलब तुम्हारे लिए सुरक्षा गुणांक की तरह काम करता है। तो कोई भी सैग 0 ना हो, इसकी भी ये भी ध्यान में रखना चाहिए, सही है ना। तो आई होप ये सेशन पसंद आया है, और ये सेशन पसंद आया तो बाबू इसको प्लीज़ लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो ये सारी एक भी वीडियो जो तुम्हारे यूट्यूब पे मिलेगा हम लोग के चैनल से या हमारे चैनल से, कोई भी तुमको पेड नहीं है, सारी चीज़ें फ्री हैं। आज तक एक भी लेक्चर का वो नहीं लगा कि सर जी कि इसको देखना है तो तुमको वो देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है। लगभग 550 वीडियो डाली गई हैं और आज तक सारी की सारी फ्री हैं, ठीक है। वो लेक्चर की हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, कट ऑफ की बात हो, या तुम्हारे मोटिवेशनल की बात हो, या तुम्हारे करियर से रिलेटेड बात हो, या तुम कोई इंटरव्यू लिया गया, सारी चीज़ें फ्री है कि तुमको हेल्प मिले, ठीक है। और बस करना क्या होता है, उसके बदले हम लोग क्या चाहते हैं, बस ये यानी लाइक शेयर सब्सक्राइब, समझ में, तो इसको ज़रूर कर दिया करो, सही है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।